हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू डिफेंस जर्नी। सो आज हम डिस्कस करेंगे हम एफकैट एग्जामिनेशन के अंदर 215 से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। मैं वशिष्ठ एफकैट 2 2022 जो हमारा लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था एफकैट का, ये मेरी मार्कशीट है। मेरा 27 अगस्त 2022 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी। ठीक है, इसका जो मेरे मार्क्स बने थे, नॉर्मलाइज मार्क्स, आपको पता है कि इस बार से लास्ट टाइम से क्या होने लग गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने लग गया। तो मेरे जो नॉर्मलाइज मार्क्स बने थे 218.58 बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 218.58 बने थे। तो मैंने ऐसे क्या चीज फॉलो करी जिससे मेरे इतने अच्छे स्कोर बना, और हम विद इन 15 डेज हम अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे अच्छी बनाएं। एफकैट एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन आते हैं हमारा: इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। जीएस और जीके में फर्क होता है, तो हमारे जो एफकैट एग्जामिनेशन है उसमें जीके ज्यादा आती है। इंग्लिश की अगर सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में एक हमारा पैसेज आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी एंड डायरेक्ट रहता है। इसके जो भी क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं वो ना कि किसी टोन या अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, बट एकदम जो पैराग्राफ में लिखा है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, जैसे वहां पे लिखा होगा कि राम के पापा का नाम श्याम है, तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आएगा कि राम के पापा का नाम क्या है, तो ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं होते, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा डिटेक्ट एरर इन द सेंटेंस, यानी एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ग्रामर के रूल्स करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा कॉमन रूल है, जैसे हमारे वर्ब्स के हो गए, हमारा टेंसेस के हो गए, ये सारे रूल्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बहुत बार फॉलो होती है, हार्डली स्कार्सली वाले रूल जो हैं बहुत ज्यादा बार फॉलो होते हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए रेदर देन एवरीथिंग। ओके, इसके बाद बात करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन या फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड। इसमें भी आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर काम आती है, लेकिन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज काम आती है कि आप एक पैसेज को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहां पे आप कौन से सही ऑप्शंस पुट करके एक करेक्ट सेंटेंस या पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बेसिकली आपको बहुत ज्यादा वोकैब अच्छी लेवल की आती है इंग्लिश में, मैं ये बोलूंगा, और आपको बहुत ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट करके पढ़नी पड़ेंगी। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वैसे तो एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। आप, मैं कहूंगा 12 मार्क्स अगर छोड़ भी देते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। क्लोज टेस्ट जो आ गया ये बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होता है कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कुछ कुछ लिखा है और फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ये होता है, और इसमें आपके ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं। जिसको ग्रामर आती है वही अच्छे से ही कर पाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगेन एक क्वेश्चन आएगा इसका, एक या दो क्वेश्चन आएंगे हार्डली। ठीक है, जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में आए, लेकिन एक दो क्वेश्चन हार्डली आएंगे, और बहुत ज्यादा ही इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाते हैं, तो इसको भी मैं कहूंगा अगर तुम स्किप कर सकते हो तो कर लेना, इसमें से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है हमारा सेंटेंस रीअरेंजिंग। सेंटेंस रीअरेंजिंग भी श्योरली नहीं होता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। क्या होता है कि एक दो तीन लाइन लिख के दे देंगे, तीन चार लाइन लिख के दे देंगे, कहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप इसको रीअरेंज करके एक परफेक्ट मीनिंग में बनाओ। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी चीजें होती हैं, आप जैसे जैसे पढ़ोगे, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक है इंग्लिश को लेके, तो आप बहुत ही जल्दी एंड क्विकली बना सकते हो। जैसे हमारा सीडीएस में आता है, सिमिलरली इसमें भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंटेंस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक दो बार आ जाता है। ठीक है, जैसे लेक्सियोग्राफर किसको बोलते हैं, लेक्सियोग्राफर हो गया। ठीक है, लेपिडिस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लेपिडिस्ट किसको बोलते हैं, हमारे
जो स्टोन को काटता है उसको बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे जेनोसाइड क्या हो गया, पैंडेमोनियम क्या हो गया, ये वन वर्ड वाले। इसमें आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये भी कर सकते हो तो कर लो, नहीं भी कर सकते तो इतना ज्यादा कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। फिर इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस GA, पर इसमें GK पूछी जाती है, जनरल नॉलेज। अब कैसे GK पूछी जाती है और फर्क क्या है दोनों में? जो इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है वो ज्यादातर मिडिवल, मैंने देखा है मिडिवल और मॉडर्न में पूछी जाती है। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है। मिडिवल में हमारे अकबर वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, अकबर के नौरत्न कौन थे, ठीक है। और मॉडर्न में हमारी कौन सी पूछी जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो सेशंस हैं उनसे कई बार पूछी जा रखी है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अ, गांधी जी ने कौन सा वन एंड ओनली INC का सेशन था, उसको हेड किया था, ठीक है। तो ये कब का सेशन होगा? 1924 बेलगाम का सेशन, ठीक है। इतने डायरेक्ट वन वर्ड वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस में। ज्योग्राफी में भी हमारे जैसे लॉन्गेस्ट रेंज पूछ ली, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछ ली, लार्जेस्ट रिवर पूछ ली, लॉन्गेस्ट रिवर्स पूछ ली, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछ ली। इस हिसाब से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं, ना कि जैसे हमारे CDS में आते हैं 11th-12th NCERT से। जैसे हमारे स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं ना, 1 2 3, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव, वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं देखे जा रहे अभी इसमें। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बहुत ही एक मेजर पार्ट है GS का, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एक तो आता है टर्म से रिलेटेड, जैसे हमारा गोल्फ हो गया, गोल्फ में टर्म होती है टी, ठीक है। इससे रिलेटेड गोल्फ की टर्म से रिलेटेड होता है। फिर हमारा स्विमिंग हो गया, स्विमिंग में कुछ टर्म्स होती हैं, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं जो टर्म से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारी ट्रॉफी से रिलेटेड, कि कौन सी ट्रॉफी किस में, कौन से स्पोर्ट्स में दी जाती है। जैसे सुल्तान ऑफ जौहर कप किस में दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है, तो ये सारे किंग्स कप किस में दिया जाता है, वर्धमान ट्रॉफी किस में दी जाती है। ये ट्रॉफीज वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अब नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा WHO हो गया, इसके हेडक्वार्टर्स किधर हैं, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर हमारा IEAE है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना में है हमारे। हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो कब बना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। IMF के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये आता है, ठीक है। और कौन सी रिपोर्ट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, उससे आता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। अब आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, ये वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक हमारे राजस्थान में है जैन मंदिर, जैन टेम्पल, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब पर्सनालिटीज में, अब जो पर्सनालिटीज एक बहुत ही ज्यादा वेग पार्ट हो गया, तो इसमें पर्सनालिटीज में कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। पर्सनालिटीज में हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह, ये इतने इजी तो पूछेंगे नहीं, तो थोड़े जो हार्ड रहते हैं, जैसे हमारे जसराज पंडित, जसराज पंडित जसराज, सॉरी, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करना पड़ता है हमको पर्सनैलिटीज को लेके। तो अगर इस पार्ट को अगर स्किप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस नहीं है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? लेट मी क्लियर दिस। जैसे हमारा रामसर रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, हमारा वियना प्रोटोकॉल, वियना और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो दोनों हमारे ओजोन लेयर से रिलेटेड हैं, लेकिन रामसर कन्वेंशन हमारा वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है।
इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इंडियन पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किससे? आर्टिकल से। आर्टिकल्स, आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? तो वहां पे लिखाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इससे रिलेटेड है। तो इंडियन पॉलिटी से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी से इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो इकोनॉमी आप स्किप कर सकते हो। इकोनॉमी से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक साइंस एंड जनरल नॉलेज पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो हमारी 9th 10th की एनसीईआरटी है, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी है, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन साइंस एंड टेक से इतने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है करंट अफेयर से भी। और डिफेंस, डिफेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं? हमारी एक्सरसाइजेस जो हमने रिसेंटली एक्सरसाइज किया, जैसे मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो हमारी वो करती हैं यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अभी कहाँ पे हुई थी? एक्सरसाइज जापान में हुई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस डिफेंस से फॉर्मुलेट होते हैं, या फिर हमारे रैंक स्ट्रक्चर पे फॉर्मुलेट हो जाएगा क्वेश्चन कि कैप्टन इन आर्मी इज इक्वलेंट टू नेवी, या फिर ऐसा करके आपको एयरफोर्स में पूछ सकते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमने देखा है कि करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इस देश की करेंसी क्या क्या होगी, और कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे किससे? कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, तो ऐसा नील आर्मस्ट्रांग इसका आंसर होगा। या हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फीमेल चीफ मिनिस्टर, तो इसका हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड लास्ट वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये हमने जीके के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। मैथ्स में टू द फॉर्मूला वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस, एकदम जो फॉर्मूला होगा सीधे आपको अप्लाई करना है, वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर निकल आएगा। इतने इजी होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन पे अगेन कोई आया ही नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में जिसमें जो आंसर होता है वो आपका डेसिमल डिजिट में आ रहा होता है। ठीक है, डेसिमल डिजिट में आ रहा होता है, लेकिन ऑप्शंस में डेसिमल डिजिट नहीं दी रहती है, वहां पे पूरे इंटीजर दिए रहते हैं। ठीक है, इंटीजर दिए रहते हैं, डेसिमल डिजिट नहीं दिए रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? उससे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो होगा वो टिक कर देना है। क्योंकि जब आप कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल में आ नहीं रहा, तो शायद आंसर गलत होगा। तो बट एक्चुअली आंसर गलत नहीं होता है, वो उसको राउंड ऑफ करके पूरी वैल्यू लिख देते हैं कई बार। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर टाइम एंड वर्क से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज और एलिगेशंस, हमारा परसेंटेज, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस, सीपीएसपी, सीधा एकदम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। SICI, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन एंड बोट्स एंड स्ट्रीम, एरिया एंड पेरीमीटर से कम क्वेश्चंस आते हैं, पर आ जाते हैं, तो आप इनके फॉर्मूलेज याद करके ले जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जैसे कॉइन्स हो गया या फिर डाइस हो गया, तो इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में। बाकी जैसे कोई कोई ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें दो रेड बॉल रखी हुई है, दो येलो बॉल रखी हुई है, और एक ग्रीन बॉल रखी हुई है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक ग्रीन बॉल निकालने की? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ना ही मैंने अभी तक देखे हैं। जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं वो कॉइन्स और डाइस से रिलेटेड ही आएंगे, अगर आएंगे तो। नंबर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1, 3, 5, नेक्स्ट वाला बताओ, ये प्राइम का हो सकता है या डिफरेंस का हो सकता है। तो इस हिसाब से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज का भी सेम ही है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस हमारा एवरेज ही हो गया, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्लॉक्स, क्लॉक से इस बार देखा जा रहा है कि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लॉक्स में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर दोनों से क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक्स में एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हर जगह यूज होता है। ठीक है, क्लॉक में एक बार आप देख के चले जाना, क्लॉक का कोई भी आप यूट्यूब वीडियो सर्च करना एंड क्वेश्चंस ऑन क्लॉक लिखना, आगे से SSC या FCAT लिख देना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और आराम से हो भी जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। दिस इज वन ऑफ द बेसिक
ठीक है, बहुत ही इजी, जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग। ठीक है, ये होता है रीजनिंग हमारा। कुछ नहीं आता इसमें। आपने अगर कोई एसएसबी जा रखा है तो उसको पता होगा, ओएआर होती है सबसे पहले। ठीक है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। वैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मिरर इमेज बना दियो, मिरर इमेज, एनालॉगी वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिगर कंप्लीशन आता है, फिगर को कंप्लीट करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब करके आना है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यही मैंने स्ट्रैटेजी की थी, जो ये सिलेबस है उसको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था, और मैंने ध्यान रखा था कि मेरे कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज फॉर ऑल। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे सेल्फ स्टडी करके और यूट्यूब के कौन-कौन से मटेरियल्स को यूज करके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं डिफेंस एग्जामिनेशंस में। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे।